पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने इस हफ्ते एक नया माइलस्टोन टच किया और इंट्राडे बेसिस पर इंडेक्स ने 95,278 पॉइंट्स को टच किया। इस लेवल पर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और हफ्ते के इख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स 1,472 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 94,764 पॉइंट्स के रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। इस हफ्ते का आगाज काफी तेजी से हुआ और पहले ही दिन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सुई नॉर्थ, सुई साउथ और फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में तेजी देखी गई। रिफाइनरी सेक्टर में भी इन्वेस्टर इंटरेस्ट नजर आया क्योंकि SIFC ने पेट्रोलियम डिवीजन को 10 नवंबर तक रिफाइनरीज के टैक्स इश्यूज को रिजॉल्व करने की हिदायत दी थी। ताहम ये डेडलाइन भी गुजर गई और टैक्स इश्यूज पर पेशरफ्त की कोई खबर ना आई और इसी वजह से हफ्ते के इख्तिताम पर रिफाइनरी स्टॉक्स में सेलिंग देखी गई। ताहम अटक रिफाइनरी में एक दफा फिर इन्वेस्टर्स नई पोजीशन लेते हुए नजर आए और अटक रिफाइनरी का स्टॉक पॉजिटिव क्लोज हुआ। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वक्ती रिलीफ मिला है, जहां हुकूमत ने बैंक्स के ADR यानी एडवांस टू डिपॉजिट रेशो की हद मीट ना करने पर टैक्स आयद किया था। इस न्यूज पे बैंकिंग स्टॉक्स में भी पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया और इस हफ्ते हुकूमत और IMF की मीटिंग्स का भी आगाज हुआ, जिसमें टैक्स कलेक्शन का टारगेट मीट ना होने पर IMF ने कंसर्न शो किया। ताहम अभी किसी मिनी बजट की खबर नहीं आई है। स्टॉक मार्केट में तेजी की एक बड़ी वजह म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है और अब तक इस महीने म्यूचुअल फंड्स ने तकरीबन $32.7 मिलियन की बाइंग की है। स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और मार्केट की फ्यूचर आउटलुक पर हम बात करेंगे डॉक्टर अमजद वहीद से, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं NBP फंड्स के। डॉक्टर साहब, थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा। डॉक्टर साहब, पिछले 2 माह में खास तौर पर म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी अग्रेसिव बाइंग की है स्टॉक मार्केट में। क्या इसकी वजह सिर्फ फिक्स इनकम से इक्विटीज़ में कन्वर्जन है या नया इंटरेस्ट भी आया है? शुजा, 2017 के बाद जब स्टॉक मार्केट गिरी थी तो बहुत से हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे स्टॉक फंड में से निकल गए थे और बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने कन्वर्ट कर दिया था स्टॉक फंड से टू हमारे जो सेफ फंड्स हैं, मनी मार्केट फंड्स, उसमें कन्वर्ट कर दिया था। अब बेसिकली जो इन्फ्लेशन नीचे आई है और इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं तो वहाँ क्योंकि अब कम रिटर्न मिल रहा है हमारे मनी मार्केट फंड पे या बैंकों में या टी बिल्स में, तो लोग दोबारा स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो मनी मार्केट से अब स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं, हमारे मनी मार्केट फंड से स्टॉक फंड में, और कुछ ऐसे हैं जो निकल गए थे 2017 के बाद कम्प्लीटली हमारे से और वो हमारे स्टॉक फंड्स में वापस आ रहे हैं। और फिर थर्ड वो हैं जो कुछ लोग जो अब नए इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि हमारे पास 300 लोगों की सेल्स फोर्स है, तो कुछ नए इन्वेस्टर्स भी हमारे स्टॉक फंड्स में आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पॉलिसी रेट को कहाँ देखते हैं इस फिस्कल ईयर के एंड तक? देखिए, इंटरेस्ट रेट्स तो लिंक होते हैं इन्फ्लेशन से। अब बोलते हैं इन्फ्लेशन अभी 7% पर आ गई है, मगर हमारा ख्याल है कि अगले कुछ महीनों में थोड़ी सी बढ़ेगी, मगर फिर भी ये जो फिस्कल ईयर है इसका एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 9-10% तक होगा। पॉलिसी रेट अब 15% पर आ गया है, जो हमारा ख्याल है कि इसमें तकरीबन 2% की फर्दर गुंजाइश है कि ये 13% तक अगले 2-4 महीने में आ जाए। सो ये बेसिकली हमारा फोरकास्ट है कि यहाँ से फर्दर और कुछ जो अगर आप देखें टी बिल्स के रेट्स वगैरह में तो ऑलरेडी बिल्ट इन हो गया। पॉलिसी रेट हायर है 15% पे, बट जो टी बिल रेट है वो नीचे 12-13% पर आ गया। जी ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन फिस्कल ईयर के एंड तक यानी जून 2025 तक आप पॉलिसी रेट कहाँ देख रहे हैं? मैं तकरीबन 13% पर ही देख रहा हूँ जून एंड में, क्योंकि थोड़ी सी इन्फ्लेशन जो है ना दोबारा पिकअप करेगी। बेस इफेक्ट भी है और फिर अगर कुछ यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ गई, कुछ अगर करेंसी डिवैल्यू हो गई तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर आ सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि इन्फ्लेशन 7% है, ये थोड़ी बढ़ के तकरीबन 9-10% पर चली जाएगी और फिर शायद इतना रूम ना हो कि 13% से नीचे पॉलिसी रेट स्टेट बैंक लेकर आए। तो आप समझते हैं डॉक्टर साहब कि अभी मज़ीद पैसा मनी मार्केट से निकल कर स्टॉक्स में आएगा? देखें, स्टॉक मार्केट की अगर वैल्यूएशन देखें, प्राइस अर्निंग रेशो वो इस टाइम पे तकरीबन 5 की है, हिस्टोरिकल एवरेज तकरीबन 8 का है, तो और फिर डिविडेंड यील्ड भी तकरीबन 10% के करीब है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न होगा अगर हम अगले 12 महीने की बात करें तो 20% से ज़्यादा होना चाहिए। उसके मुकाबले में जो रिटर्न आप हमारे जो मनी मार्केट फंड्स देंगे या टी बिल्स देंगे या बैंक डिपॉजिट्स देंगे वो इससे काफ़ी कम होगा। मेरा ख्याल है 12% का आप ले लें तो सर्टली स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा है। उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है,
मगर तो इस वजह से कुछ लोग फर्दर मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट की तरफ आएंगे, बिकॉज जो एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टॉक मार्केट का है वो 20% का है, जबकि अगर वो पैसा रखेंगे बैंकों में और मनी मार्केट फंड्स में तो वहाँ उनको तकरीबन 12% के करीब मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, जहां आपने रिस्क की बात की तो आईएमएफ ने कंसर्न शो कर दिया है, जो रिफॉर्म्स की स्पीड हमको नज़र आ रही है या उसकी जो परफॉर्मेंस है, पीआई की प्राइवेटाइजेशन पे हुकूमत को सेटबैक हुआ है और टैक्स कलेक्शन भी कम है। क्या ये स्टॉक मार्केट की तेज़ी को इम्पैक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये रिस्क तो है, मगर मेरे ख्याल में इस टाइम हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। देखें, जो स्टेट और एंटरप्राइज की आपने बात की, 4-5 अरब डॉलर साल की सब्सिडी हम दे रहे हैं इनको, ये अब फर्दर कंटिन्यू नहीं हो सकता। हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अलाउ नहीं करती। हमें क्विक प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। जहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती, 30 ईयर्स की लीज पे आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें, डिस्कोज हैं या जो भी हैं। इंडिया ने तकरीबन 20 अरब डॉलर इस तरह अपने जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं वो लीज आउट किए हैं टू द प्राइवेट सेक्टर। तो जहाँ प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, इट इज़ इवन बेटर। हमें क्विक मूव करना पड़ेगा। आई थिंक एक माइंडसेट मुझे लगता है अभी भी इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी में ये पॉइंट नहीं अंडरस्टैंड कर रहा कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। हमें गवर्नमेंट का ख़र्चा कम करना है, हम और टैक्स नहीं लगा सकते। ऑलरेडी जो हमारा पाकिस्तान में पर्सनल टैक्स रेट है वो दुनिया के तकरीबन हाईएस्ट टैक्स रेट में आ रहा है, ऑलमोस्ट 60% तक। ठीक है, तो इससे फिर आपका कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, आपकी इकॉनमी स्लो डाउन हो जाती है। तो हमें गवर्नमेंट का ख़र्चा कम करने की तरफ तवज्जो देनी होगी, मगर ये चीज़ें होनी है। देखें, ये छोटे मोटे अप्स डाउन आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी तक जो हमारा थोड़ा टैक्स रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं हुआ, वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। प्रॉब्ली थोड़ा सा पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगा के या कुछ और इस तरह के मेजर्स लेके वो हो जाएगा। एज लॉन्ग एज वी आर इन द IMF प्रोग्राम, तो उम्मीद है कि स्टेबिलिटी रहेगी। और IMF प्रोग्राम में रहने के लिए एग्रीकल्चर टैक्स भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा रियल एस्टेट पे भी टैक्स को, डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि क्विक प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी ताकि गवर्नमेंट का खर्चा कम हो। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुजा। और अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। मंडे को ट्रेड डेटा और पावर जनरेशन के नंबर्स जारी किए जाएंगे। ट्यूसडे को करंट अकाउंट के नंबर्स आएंगे। वेंसडे को फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट का डेटा और सुई नॉट के सेकंड और थर्ड क्वार्टर FY24 के रिजल्ट्स का ऐलान किया जाएगा। और जुमे को होंडा कार के सेकंड क्वार्टर और हाफ ईयर के रिजल्ट्स का ऐलान किया जाएगा, और इसके साथ साथ वीकली इन्फ्लेशन या SPI का डेटा भी आएगा। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 गेनर्स। इस हफ्ते EFUG की शेयर प्राइस में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, जो 23.5% रहा। TRG 21.6%, सेल की शेयर प्राइस में 20.2% का इजाफा हुआ। एबट 12.4% और मारी पेट्रोलियम की शेयर प्राइस में इस हफ्ते 11.8% का इजाफा हुआ। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 लूजर्स। इस हफ्ते सबसे ज्यादा कमी फ्रीजन कैंपिना एंग्रो फूड्स की शेयर प्राइस में हुई और ये 11% नीचे रहा। मेपल लीफ सीमेंट 6.2%, मुगल स्टील की शेयर प्राइस में 5.5% कमी हुई। थल 4.1% और फौजी सीमेंट की शेयर प्राइस में 4% की कमी हुई। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज।